नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के टिहरी से, जहां पर टिहरी वाटर स्पोर्ट कप का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और क्या कुछ इस कार्यक्रम के दौरान वो कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। टिहरी में इस स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ हुआ है। उधर नहीं दिखाना होगा जाते हुए। चलो उठते इधर दिखा दो। कुछ नहीं है, पहाड़ी मैंने दिखा दी, खत्म हो गया। कर लो बंद, मैं कह रहा हूँ वीडियो को। ठीक, बाइट वाइट तो नहीं है ना? नहीं हो पाएगी, अभी यही है मशीन तो बंद। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया है। यहां पर खिलाड़ियों ने इस स्पोर्ट्स कप में हिस्सा लिया है, वो प्रतिभाग कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स कप की ये तस्वीरें हैं। टिहरी में इस वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। वो खुद यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने इस स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया है टिहरी में। वहीं स्पोर्ट्स में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और इस वाटर स्पोर्ट्स कप का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में आयोजन किया है, शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में इस वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया गया है। इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया है आज। यहां माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट में पेश किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां 14 दिन तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर मुख्तार अंसारी हैं। पूछताछ के दौरान मुख्तार के बयान को रिकॉर्ड किया गया। आज कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जा सकता है मुख्तार अंसारी।
जेल भेजने के बाद कुछ दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी मुख्तार अंसारी के खिलाफ। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने पेश किया है। 14 दिन तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर थे मुख्तार अंसारी। तो माफिया मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट में पेश किया गया है ईडी की तरफ से। बता दें आपको, ईडी की कस्टडी रिमांड पर थे मुख्तार अंसारी, जहां ईडी ने उनसे पूछताछ की है और अब उनको जेल भेजा जा सकता है। जेल भेजने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने आज मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में पेशी की हुई है आज मुख्तार अंसारी की। 14 दिनों तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर रहे मुख्तार अंसारी, जहां पर ईडी ने उनसे पूछताछ की थी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। पूछताछ के बाद मुख्तार के बयान को रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पूछताछ के दौरान उनके बयान को रिकॉर्ड किया गया है ईडी की टीम की तरफ से और आज कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जा सकता है मुख्तार अंसारी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं प्रयागराज से। जेल भेजने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी मुख्तार अंसारी के खिलाफ। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया है आज ईडी की तरफ से। 14 दिन तक वो ईडी की कस्टडी रिमांड पर थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने आज मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया है। जेल भेजने के बाद कुछ दिनों के अंदर अब चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 14 दिन तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर थे मुख्तार अंसारी और अब कस्टडी रिमांड उनकी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद कोर्ट ने आज उनको पेश किया कोर्ट में। और पूछताछ के दौरान मुख्तार के जो बयान थे उसको ईडी ने रिकॉर्ड कर लिया है। उनके आधार पर आगे की कार्रवाई, आगे की जांच की जाएगी ईडी की तरफ से। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं प्रयागराज से। माफिया मुख्तार अंसारी को आज ईडी ने कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट में पेश करने के बाद अब मुख्तार अंसारी को वापस जेल भेजा जा सकता है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जेल भेजने के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुछ दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ गए हैं। शोएब, माफिया मुख्तार अंसारी को आज ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर रहे हैं मुख्तार अंसारी। क्या कुछ इस कस्टडी रिमांड में ईडी की टीम की तरफ से उनसे पूछताछ की गई थी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ईडी के लिए एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से ईडी ने मुख्तार अंसारी को न सिर्फ हिरासत में लिया था बल्कि कोर्ट में पेश किया था और 2 बार उनकी कस्टडी रिमांड भी ली थी और इस बीच में उनसे लंबी पूछताछ की गई है। अलग अलग विषयों पर पूछताछ की गई है। जो भी ईडी ने अपना होमवर्क कर रखा था उसको क्रॉस चेक किया है, क्योंकि पिछले दिनों ही इनके बेटे अब्बास अंसारी को भी इसी तरह से ईडी ने न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि कोर्ट में पेश करके उनकी कस्टडी रिमांड ली। फिलहाल वो जेल में है और इनके अब्बास अंसारी जेल में है। उसी के साथ ही साथ मुख्तार अंसारी की एक साली उनको भी ईडी ने कस्टडी में लिया था और उनसे भी लंबी पूछताछ की थी और उसके बाद मुख्तार अंसारी को बाकायदा ईडी ने अपनी कस्टडी में लेकर के उनसे लंबी पूछताछ की है। फिलहाल पूछताछ में जो चीजें निकल के आई है, अब जब आगे कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग होगी तो कोर्ट में कुछ दिनों बाद ही ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जाएगी और ये चार्जशीट काफी महत्वपूर्ण होगी मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरह से ईडी इस पे मेहनत कर रही है, तमाम जो नामी बेनामी संपत्तियां हैं उसके डेटा खंगालने की कोशिश कर रही है, उसके सत्यता जानने की कोशिश कर रही है, किन किन लोगों से इनके संपर्क हैं, कहाँ कहाँ पर इनका बिजनेस फैला हुआ है, इसका स्रोत क्या है, कहाँ से पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है। इन तमाम विषयों पर ईडी ने जो अब तक काम किया है उसको लेकर के वो कोर्ट में चार्जशीट जब दाखिल करेगी तो काफी कुछ स्थितियां साफ होगी। फिलहाल आज मुख्तार अंसारी उनकी जो कस्टडी रिमांड है वो खत्म हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि उन्हें, चूंकि उन्हें प्रयागराज से बाहर की जेल में रखा गया था, वहां से लाया गया था, अब इन्हें किस जेल में भेजा जाता है। फिलहाल उनके साले और उनके बेटे फिलहाल जेल में है और मुख्तार अंसारी का कुछ देर बाद कोर्ट निर्णय करेगी कि उन्हें कहाँ भेजा जाएगा। बिल्कुल शोएब, अगर मुख्तार अंसारी को जेल भेजा जाता है रिमांड के बाद अब, तो क्या उन्हें फिर से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा या फिर प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि जब पहले वो बांदा जेल में बंद थे जहां से ईडी ने उनको कस्टडी में लिया था।
बिल्कुल निश्चित तौर पर ये अभी कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कोर्ट उन्हें बांदा जेल में ही भेजे, क्योंकि लंबे समय से वो बांदा जेल में थे। हालांकि वो प्रयागराज जेल में भी रह चुके हैं। तो अब कोर्ट क्या निर्णय करती है, क्योंकि उन्हें बांदा जेल से ही लाया गया था। बाकायदा वहाँ की जो फोर्स है, वहाँ के जेल प्रशासन के द्वारा उनको यहाँ भेजा गया था। तो अब ये कोर्ट जब निर्णय करेगी तो फिलहाल उन्हें कहाँ भेजा जाएगा थोड़ी देर बाद ही तय हो जाएगा, या कोर्ट आगे क्या निर्णय सुनाती है। जी। इतना जरूर है कि अब ईडी के लिए अपनी चार्जशीट तैयार करने में तेजी दिखानी होगी और तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिस पर उसने अब तक मंथन किया है, पूछताछ की है, क्रॉस चेक किया है, उस पर अपनी रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट में आगे कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी को घेरने की कोशिश करेगी। और अब सारे दारोमदार चार्जशीट होगी ईडी की, जो अब से कुछ दिन बाद दाखिल की जाएगी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है और उसका समय भी हो रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जब अब्बास अंसारी और उनके मामा यानी मुख्तार अंसारी के साले उनको हिरासत में लिया गया था, तो मुख्तार अंसारी से पूछताछ का आधार कोर्ट ने यही बताया था कि क्योंकि अब जल्द ही चार्जशीट दाखिल करनी है तो मुख्तार अंसारी से पूछताछ बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक जो पूछताछ हुई है उसका मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी है और उनसे इस मामले में क्रॉस चेक किया और इसी आधार पर पहले उन्हें 10 दिन की और फिर 5 दिन की ईडी कस्टडी दी थी। लेकिन आज उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है और अब कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाएगा। तो अब ईडी के लिए एक कहीं ना कहीं एक चुनौती भी होगी कि जो चीजें अब तक उन्होंने पूछताछ में निकाली है, क्योंकि जो बयान या जो रिकॉर्डिंग उन्होंने पूछताछ की है उसमें क्या कुछ निकल कर आया और क्या कुछ वो कोर्ट के सामने पेश करते हैं, इसका जरूर इंतजार रहेगा। बिल्कुल शोएब, जेल भेजने के बाद अब बताया जा रहा है कि ईडी की जो टीम है वो कुछ ही दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की है, तो कब तक चार्जशीट दाखिल करेगी, तो कब तक ईडी की टीम चार्जशीट दाखिल करेगी? और ईडी की कस्टडी रिमांड आज पूरी हो गई है, कोर्ट में पेश किया गया है मुख्तार अंसारी को, तो ये चार्जशीट ईडी की टीम की तरफ से कब तक दाखिल की जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने का एक समय सीमा होती है और अब इसी वजह से कोर्ट ईडी के लिए अब ये चुनौती है कि जल्द से जल्द वो चार्जशीट दाखिल करे, क्योंकि लंबा समय हो चुका है। इससे पहले अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद उनके मामा यानी अब मुख्तार अंसारी के साले उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें जेल भेजा गया था और लंबी पूछताछ हुई थी। अब मुख्तार अंसारी से खुद भी कोई लंबी पूछताछ हो चुकी है और अब इस सब मामले का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ ईडी अपनी चार्जशीट में दाखिल करती है, वो इंतजार करेगा। लेकिन हाँ, अब ज्यादा समय नहीं है चार्जशीट दाखिल करने में। हाँ, जरूर है कि एक हफ्ते से ज्यादा या इसके आसपास या कुछ दिन और लग सकते हैं चार्जशीट दाखिल करने में। चार्जशीट के बाद ही कोर्ट में जब इस मामले में आगे कार्रवाई होगी तो ये काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी मुख्तार अंसारी कि इस पूरे केस के मामले में। तो उम्मीद की जा रही है कि ईडी भी पूरी गंभीरता से और काफी एक तरह से सावधानी से इस पूरे मामले की फ्रेमिंग कर रही है। चार्जशीट दाखिल करने में भी वो पूरी मुस्तैदी दिखाएगी, क्योंकि उसको भी पता है कि ये काफी गंभीर मामला है। शासन भी इस मामले में काफी गंभीर है और जिस तरह से लंबी पूछताछ लंबे समय से इस मामले के केस की चल रही है, उसको लेकर के अब निष्कर्ष का समय आ रहा है, तो ऐसे में कोई चूक भी ईडी नहीं करना चाहेगी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले पर अब चार्जशीट दाखिल करेगी। बिल्कुल शोएब, देखना होगा कि कब तक ईडी की टीम चार्जशीट दाखिल करती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी की तरफ से की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका शोएब। और सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी 2 बहनों के खिलाफ एक बार फिर जांच शुरू करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देख लीजिए ये क्या हो रहा है, हम लोग साथ आ गए हैं इसलिए ये सब हो रहा है। आज मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने ये बात कही है। दरअसल केंद्रीय एजेंसी पर बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियां अक्सर आरोप लगाती रही हैं कि ये केंद्र में शासन करने वाली भगवा पार्टी के हाथों में एक राजनीति उपकरण बन गई है। वहीं सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक ऐसे मामले की जांच फिर से शुरू कर दी जिसे उसने पिछले साल बंद कर दिया था, जिस पर लालू परिवार के खिलाफ जांच पर सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है और कहा है हम लोग साथ आ गए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। सोच लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, देख लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो बड़ा हमला सीएम नीतीश कुमार ने कहा है। अक्सर वो आरोप लगाते रहे हैं कि जो सीबीआई हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है, उनके इशारे पर काम करती है। और इसी बीच उन्होंने फिर से लालू यादव के खिलाफ जो जांच शुरू की गई है उस पर बीजेपी पर हमला बोला है।
कर लीजिए ना आप। यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है। कर लीजिए ना आप। यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है। कर लीजिए ना आप। यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है। कर लीजिए ना आप। यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है। कर लीजिए ना आप। यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए। सोशल मीडिया पर एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो चर्चा में है। मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर खलीलाबाद कोतवाली का है, जहां डीआईजी निरीक्षण करने पहुंचे और पुलिस कर्मियों से हथियार चलवाकर देखे। ऐसे में जब एक एसआई ने बंदूक चलाने की प्रक्रिया के दौरान गोली बंदूक की नली से डाली और फायरिंग करने लगा, तो डीआईजी साहब सहित अन्य पुलिसकर्मी हंसने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वायरल हो रहा है वीडियो। वहाँ वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस में भर्ती के समय दी जाने वाली ट्रेनिंग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, फिर उसके बाद क्या करोगे? गोल्ड चाहेंगे सर, फिर किस्त लेंगे सर, किस्त लो, फिर करो। अब कौन मरा सर? इससे मरेगा बिल्कुल सर। ब्लैक का तो डाला किसने सर? ब्लैक का मेरे को मतलब फायर करने के लिए सर चोट नहीं लगी। फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। हाथ में बढ़ा देते हैं। ऊपर से डालेंगे ऐसे कैसे डालेंगे? बता दो। रुक डाली हो ना, चलो इसके ऊपर डालते क्या करेंगे? करना चाकू से डाल दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे? गोल्ड चाहेंगे सर, फिर किस्त लेंगे सर, किस्त लो। वहीं भोजपुर में दूसरे चरण के तहत आरा नगर निगम, कोइलवर नगर पंचायत और नवसृजित गढ़हनी नगर पंचायत क्षेत्रों में आज वोटिंग का नजारा देखने को मिला। निकाय चुनाव के लिए यहां पर मतदान हो रहे हैं। 409 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की सारी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर पहले ही पूरी कर ली गई थी। ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए कर्मचारी रवाना हो गए थे। आज नगर निगम, गढ़हनी, कोइलवर नगर पंचायतों के 297 बूथों पर 2,58,873 मतदाता मतदान कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो चुका है। बता दें कि आरा नगर निगम में चुनाव की जो प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, शुरू हो चुकी है। आपको हम दिखाना चाहेंगे आरा के अमृतचंद बालिका उच्च विद्यालय का नज़ारा, जहां पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां बता दें कि 227 दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भोजपुर के विभिन्न जो पोलिंग बूथ है वहां नियुक्ति की गई है और सुरक्षा कर्मी है जो अपने अपने ड्यूटी में तैनात है। महिला सुरक्षा कर्मी हैं और सभी अपने अपने ड्यूटी पे तैनात है। एक मजिस्ट्रेट दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए नियंत्रण के लिए रखा गया है। ये बताइए सर, आप भी हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? बहुत अच्छा है, क्या लग रहा है सुबह से शांतिपूर्ण मतदान? एकदम शांतिपूर्ण चलेगा जी। जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पोलिंग एजेंट बने हुए हैं, विभिन्न जो मेयर है, उप मेयर है या वार्ड काउंसलर हैं, उनके पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं। यहाँ मेयर और उप मेयर खासकर हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि काफ़ी प्रत्याशी थे। जिस तरह से आरा नगर निगम की ही बात कर ले तो 25 मेयर के लिए और 14 उप मेयर के लिए और अन्य वार्ड काउंसलरों के लिए चुनाव था। 45 वार्ड है आरा नगर निगम के अंतर्गत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कुछ लोग निकलेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आप वोट कर लिए? जी नहीं, मैं प्रत्याशी हूँ इस वार्ड का। अच्छा, और मैं कितना नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर 24 है। क्या नाम हुआ आपका? महफूज आलम मेरा नाम हुआ। मैं यहाँ का विधि व्यवस्था देखने के लिए पहले आया था। कहीं कहीं अंधेरा मैंने था, चूँकि बाद यहाँ से निकलने के बाद जो
वोटर हैं, वो वोट मैंने देने के बाद ये बोल रहे हैं कि वहाँ दिखाई मैंने नहीं दे रहा था, मैं ये सुन करके आया यहाँ वेरीफाई करने के जी लिए। धन्यवाद। जिस तरह से सुरक्षा के साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था हो ताकि जो चुनाव चिन्ह है जो वोटर को दिखे। आपने वोट कर लिया? वोट कर लिया। जिस तरह से आरा नगर निगम को लेकर काफी अच्छे प्रत्याशी हैं, तो आपने किसे वोट दिया ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप किस आधार पर विकास चाहते हैं? कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? प्रत्याशी वही होना चाहिए जो देश का विकास करे, हमारे आरा शहर का विकास करे। जी जिस तरह से इस बार विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, अब तो 30 तारीख को मतदान, अभी 28 को मतदान हो रहा है, उसके बाद 30 को मतगणना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आरा नगर निगम में कौन मेयर और उप मेयर बनेगा और वार्ड काउंसलर अपने अपने वार्ड का। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव को लेकर जिस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर, आरा से। वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में नगर निकाय चुनाव 2022 का दूसरा चरण का आज चुनाव हो रहा है। मोतिहारी नगर निगम, अरेराज नगर पंचायत चुनाव मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गए थे। शाम 5 बजे तक लोग मतदान कर सकेंगे। नगर निकाय चुनाव में मोतिहारी के मेयर पद पर 18 और उप मेयर पद के 24 प्रत्याशी अब मैदान में ही हैं। 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 46 वार्ड पर कुल पार्षद प्रत्याशियों की संख्या 371 उम्मीदवार मेयर पद प्रत्याशियों की सूची नाम केंद्रों भवनों की ओर से कुल संख्या 57 केंद्र हैं। वहीं अरेराज नगर पंचायत कुल 14 वार्ड हैं। मतदान केंद्र भवनों की कुल संख्या 109 है। बिहार में दूसरे चरण में आज मतदान चालू है। नगर निकाय चुनाव के लिए मोतिहारी पूर्वी चंपारण नगर निगम की पहली बार चुनाव हो, दूसरा किया जा रहा है। वहीं मोतिहारी में वोटरों के घर से निकलते हुए देखा जा रहा है। हर बूथों पर लाइन लगी हुई है, प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। सबसे पहले मुख्य बात यह है कि पूर्वी चंपारण में पहली बार नगर निगम की चुनाव हो रहा है, जो यहाँ प्रत्याशी इतने हैं कि हद कहने के लायक नहीं, लेकिन प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदाता अपने घर से निकल रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह हर जगह चुस्त है, हर जगह वोटरों के लिए लाइन में लगी हुई है। प्रशासन जगह जगह पर पूरी तैनात है, लेकिन कहीं भी कोई घटना न घटे, इसलिए पूरी शहर में पुलिस रन कर रही है। हर बूथ पर पुलिस की तैनाती गई है, लेकिन हर जगह महिलाओं की अभी ठंड के चलते घर से नहीं निकली है, इसलिए बूथ पर वोटरों की संख्या कम पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे मौसम खिलेगा वैसे वैसे घर से वोटर देखा अपना मत देने के लिए बूथ पर आएंगे। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।